इंटेंस प्राणायाम। इंटेंस प्राणायाम के यहाँ पर दो मतलब निकाल लो। एक तो ये है कि हठ योगा के एंगल से इंटेंस क्या है और स्पिरिचुअल एंगल से, मेडिटेटिव या स्पिरिचुअलिटी के एंगल से इंटेंस क्या है। हठ योगा में यदि इंटेंस वर्ड या बहुत स्ट्रांग प्राणायाम की बात करोगे तो वहाँ पर जो प्राणायाम की जर्नी टाइम है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में जर्क होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। और कुंभक टाइम में भी स्ट्रेस होता है कि एज पॉसिबल एज यू कैन होल्ड। अब स्पिरिचुअल एंगल से देखो तो स्पिरिचुअलिटी कहती है, मेडिटेशन कहता है कि जो भी आप प्राणायाम करोगे उसमें जर्नी टाइम, इनहेलेशन जर्नी और एक्सहेलेशन की जर्नी इतना कूल और काम होएगी कि उसी में आपकी सारी हैप्पीनेस निकलनी चाहिए। और कुंभक टाइम में, चाहे वो इनसाइड कुंभक हो या आउटसाइड कुंभक हो, कुंभक टाइम में आपको स्थिरता का बोध भी होना चाहिए। वो इसलिए कुंभक नहीं कर रहे हो कि बहुत फड़फड़ाने लगो। हठ योग में जो इंटेंस प्राणायाम या प्राणायाम का उद्देश्य है लंग्स की ट्रेनिंग, ब्रीदिंग की ट्रेनिंग, मतलब आपकी सांस के आने, रुकने, जाने और रुकने की ट्रेनिंग करा रहे हो आप लंग्स के माध्यम से, या सांस के माध्यम से लंग्स को ट्रेन कर रहे हो। मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में आप लंग्स को ट्रेन नहीं कराते। प्राणायाम सेम है, प्राणायाम के माध्यम से आप अपने को ट्रेन करा रहे हो, स्वयं को ट्रेन करते हो कि रिदम क्या होनी चाहिए, इस रिदम से मुझे क्या मिल रहा है। सांस पर फोकस नहीं होते, सांस के थ्रू अपने पर फोकस होते। ये वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है प्राणायाम के विज्ञान में। एक स्पिरिचुअलिस्ट जब प्राणायाम करता है, एक हठ योगी जब प्राणायाम करता है। इसीलिए जब आप हठ योग वाला जो प्राणायाम करता है, हठ योग के जितने भी गुरु थे, यदि आप उनके लाइफ स्पैन को देखो तो उनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना इंटेंस, इतना जर्क किया है अपने ऑर्गन पर कि ऑर्गन ट्रेन हो जाएगा तो उनको लगता है खुद ट्रेन हो जाएंगे, लाइफ स्पैन उनकी घट जाएगी। जैसे मार्शल आर्ट में देखो तो जो कुंग-फू लोग करते हैं ना, मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, वो इतना एक्सेल करा करा के जर्क दे देते हैं कि सेम प्राणायाम के स्टाइल में वो तो हाथ पैर का मूवमेंट करा के और ब्रीदिंग के थ्रू कराते हैं जर्क। प्राणायाम में भी लंग्स को इतना जर्क कराते हो कि छोड़ते समय आपकी लंग्स को वही ट्रेनिंग हो जाती है कि कैसे जर्क में छोड़े, तो जर्क देने की ट्रेनिंग हो जाती है लंग्स को, है ना। माइंड अपने लंग्स को जर्क देने के लिए ट्रेन हो गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ दिनों में वही हठ योगी को सांस को प्रॉपर लेने के लिए पफ लेना पड़ता है। पता चला वो मेडिकल इक्विपमेंट यूज कर रहा है, अस्थमेटिक फीलिंग कर रहा है, ब्रेथलेसनेस फीलिंग कर रहा है। अगर इसी एंगल को देखो तो जितने भी ज़्यादा लंबे समय तक बोलने वाले हैं, चाहे वो प्रीचर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, जो ज़्यादा लंबे टाइम तक बोल रहा है, वो भी अपने लंग्स को ब्रीद आउट पर ज़्यादा जर्क दे रहा है। तो जब स्पिरिचुअल मास्टर भी यदि ब्रीद आउट पे ज़्यादा जर्क देगा, बोल बोल के लंबे टाइम तक बोलेगा, तो इसका मतलब जर्क दे रहा है। यदि ज़्यादा जर्क दे रहा है तो इनडायरेक्टली छुप छुपा करके उसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, अस्थमेटिक प्रॉब्लम आएगी और उसे सांस को मेंटेन कराने के लिए कोई पफ लेना पड़ेगा, बिना उसके नहीं चलेगा। जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर अगर आप देखो तो उनको ब्रीदिंग की इश्यूज होते हैं, जो बहुत ओवर स्पीकर होते हैं। लेकिन जो उसमें से एक आर्ट जिनको आ गई कि बोलते बोलते अब तो वो स्पिरिचुअल एंगल पर इतना आ गया कि वो अब बोलते बोलते वो मसल्स को भी रिलैक्स कर दे रहा है। तो यदि मुझे बहुत सारे लेक्चर देने वालों का वीडियो दिखाओ तो मैं ये बता दूंगा कि ये रिलैक्स कर रहा है या ये रिलैक्स नहीं कर रहा है।
वो इसलिए क्योंकि मैं जब रिलैक्स कर रहा होता हूं तो मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को फील कर लेता हूं कि ये बॉडी लैंग्वेज होएगी। तो ये बॉडी लैंग्वेज जब मैं दूसरे में नहीं देखता तो मैं इजीली डायग्नोज कर सकता हूं, इजीली एनालाइज कर सकता हूं कि भैया ये नहीं जानता, ये केवल स्पीकिंग मोड पर है, ये कॉमा और फुल स्टॉप लगाना नहीं देख रहा है, ये अभी केवल बोलते जा रहा है। तो वो जो त्राटक करवाते हैं, तो त्राटक में एक गुरु कहता है बिल्कुल उस पॉइंट को देखते रहो। अब पॉइंट को देखते देखते सिर भन्नाने लगता है। कोई गुरु ये बताते नहीं कि उसको देखने के बजाय जब देखते रहो तो उससे अपने आप को अनुभव करो कि आंखों की मसल्स पर कितना स्ट्रेस आ रहा है, आंखों की मसल्स को लूज करो। अब बजाय कि उसको देखने के वो धीरे धीरे धूमिल हो जाएगा, आपका माइंड आपकी मसल्स पर आ जाएगा। लेकिन कोई आदमी बताता नहीं, उसको रहता है कि बस उससे हटे ना नजर। त्राटक का इतना ही मतलब है ना, हठ योग में त्राटक का। लेकिन जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, तो ऐसे ही इम्प्रोवाइज करते हैं ना। गुरु लोगों ने तो किताबों में सिर्फ एक ही चीज बताएंगे, अब ज्यादा बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट। इसीलिए गुरु लोग बता भी तो नहीं सकते ना। कितनी एक ही टेक्निक की कितनी कैटेगराइजेशन वो करेगा, जितनी ज्यादा करता जाएगा बच्चा कंफ्यूज होता जाएगा। तो इसीलिए तो ये गुरु शिष्य की परंपरा इसमें चलती है। आपका गुरु किताब नहीं हो सकता, आपको जीवित गुरु चाहिए, जीवित गुरु ही चाहिए, तभी वो डिस्कशन करेगा, तभी वो बताएगा नहीं बेटा ये ऐसे है, इसको इम्प्रोवाइज इस तरह करो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। अब प्राणायाम में आप कपाल भांति झुके जा रहे हो, इम्प्रोवाइज करने का कोई चांस नहीं है। न गुरुदेव इम्प्रोवाइज कर पा रहे हैं, गुरुदेव 25 रोग बता दिए कि इससे निपट जाएगा, रोग खत्म। अब पता चला शिष्य ही खुद निपट जा रहा है, रोग तो निपटा नहीं, शिष्य ही निपट गया। तो बेसिकली जो प्राणायाम है, जो हठ योग के प्राणायाम है, वो लंग्स को ट्रेन करते हैं, बॉडी को ट्रेन करते हैं, ऑर्गन को ट्रेन करते हैं। पर हठ योग में भी जो बहुत हायर लेवल के प्राणायाम होते हैं, अच्छे लेवल वाले प्राणायाम होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि एकदम भस्त्रिकाई करके कर दो। उसमें कूलिंग प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम या भस्त्रिका प्राणायाम और नाड़ी शोधन में डिफरेंस देखो। भस्त्रिका प्राणायाम से जल्दी ब्लड के फ्लो में फर्क आ जाएगा, ब्लड में आप जल्दी एंट्री कर लेते हो। लेकिन गुरु ने भस्त्रिका प्राणायाम को कभी नहीं कहा कि ब्लड प्यूरिफिकेशन, नाड़ी प्यूरिफिकेशन। हमेशा गुरु ने कहा कि ये जो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन है, उसको 3 महीना 6 महीना कर लोगे तो नाड़ियाँ आपकी शुद्ध हो जाएंगी, जबकि वो कूलिंग है, मोर कूलिंग। तो देखो अपने यहाँ जो हीट जनरेटिंग प्राणायाम थे, उससे बहुत ज़्यादा सिद्धि करने की बात नहीं कही गई, उससे क्योर करने की बात नहीं की गई। जितने कूलिंग और कामिंग प्राणायाम थे, उससे परमानेंट सिद्धि की बात की गई। तो आप उसमें भी कहीं न कहीं धीरे धीरे कूलिंग वाले की तरफ बढ़ रहे हो। पर स्पिरिचुअलिटी में सीधा अपने ऊपर आ जाते हो, साधन उसको मान ले। जैसे अपने बच्चे को चिपका रहे हो तो ये फीलिंग आती है कि मैं संतुष्ट हो रहा हूँ। एक बच्चा अपनी माँ को चिपका रहा है तो उसको ये नहीं रहता कि माँ संतुष्ट हो रही है, उसको माँ से उसे मतलब नहीं, वो खुद को संतुष्ट कर रहा है। पर वो इतना अभी इग्नोरेंट है कि उसे लगता ही नहीं कि भाई वो, चूंकि वो एनालिसिस में नहीं ना, अभी छोटा बेबी है। यही चीज बड़ा हो जाएगा तो उसे धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आने लगे कि सेल्फ क्या होता है ना। तो प्राणायाम का ये बेसिक फर्क होता है जो हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है।